महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है ये प्रमुख जो संविदावादी विचारक हैं थॉमस हॉब्स, उनके प्रमुख विचारों के संबंध में है। थॉमस हॉब्स की प्रमुख रचनाएं, अध्ययन पद्धति, मानव स्वभाव, सामाजिक समझौता, संप्रभुता, प्राकृतिक अवस्था, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हॉब्स जो हैं वो प्रमुख संविदावादी विचारक हैं और जॉन लॉक और रूसो की भांति हॉब्स जो हैं वो सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति मानते हैं। हॉब्स की यदि हम प्रमुख रचनाओं की बात करें, किताबों की बात करें, तो हॉब्स की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें डी सीवे जो 1642 में प्रकाशित हुई, डी कॉर्पोरे जो 1655 में प्रकाशित हुई, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है लेवियाथन जो 1651 में प्रकाशित हुई, एलिमेंट्स ऑफ लॉ जो 1650 में प्रकाशित हुई, डी होमिने जो 1659 में प्रकाशित हुई। तो ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो हॉब्स द्वारा रचित हैं। हॉब्स की यदि अध्ययन पद्धति की बात करें तो हॉब्स की जो सबसे महत्वपूर्ण जो अध्ययन पद्धति है वो है वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति। वैज्ञानिक भौतिकवादी जो पद्धति है इसके अंतर्गत दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। एक तो है वैज्ञानिक शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्या या कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। और हॉब्स में हम ये देखते हैं कि वह इन्हीं आधारों पर अपने राजदर्शन का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम वो मानव स्वभाव और उसके चरित्र के बारे में बतलाता है, उसकी भावना, उसकी इच्छा, उसके विचारों का विश्लेषण करता है, और तब वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि इस प्रकार के प्राणी के साथ व्यवहार करने और उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य या जो राजा है वो कैसा होना चाहिए। इसके बाद में वह सामाजिक समझौते की बात करता है, राज्य की उत्पत्ति बतलाता है सामाजिक समझौते के माध्यम से, और इससे सामाजिक समझौते से पहले की या राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो अवस्था है उसको हॉब्स एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में करता है और इसके पश्चात नागरिक समाज का निर्माण करता है। इस प्रकार हॉब्स एक प्रकार से व्यवस्थित और क्रमगत आधार पर सर्वप्रथम मानव का विश्लेषण करता है, मानव स्वभाव का विश्लेषण करता है, फिर प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अवस्था, और अंत में एक प्रकार से सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण करता है। तो ये तो हुआ वैज्ञानिक जो शब्द है उसके संबंध में। अब दूसरा जो शब्द आता है वो आता है भौतिकवाद। यानी हॉब्स है वो धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकताओं, ईश्वर में विश्वास, इन सब से पृथक जो वास्तविक जो जगत है, वस्तु जगत है, उसमें विश्वास करता है और उसके दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देता है। भौतिकवादियों के अनुसार हॉब्स इन अर्थों में पूर्णतया भौतिकवादी है। वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है, उसके मनोवैज्ञानिक कारण ही समझौते और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना होती है। हॉब्स का ये विचार था या विश्वास था कि संसार में केवल पदार्थ है, वही सत्य है और इनके अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ प्रकृति और पदार्थ नहीं है वह विश्व का अंग भी नहीं है। इस प्रकार सेबाइन जो सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि हॉब्स पूर्णतया भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल कल्पना वस्तु मात्र थी। तो कहने का मतलब है कि हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है वो है वैज्ञानिक भौतिकवादी अध्ययन पद्धति। वैज्ञानिक में हम देखते हैं कि कार्य कारण संबंध या घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखना, जैसे पहले प्राकृतिक अवस्था की बात की, फिर मनुष्य का स्वभाव बतलाया, फिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार का राज्य बना। तो ये एक प्रकार से क्रमगत सिद्धांत हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और उसके पश्चात यदि हम भौतिकवाद की बात करें तो हॉब्स ये मानता है कि जो पदार्थ है
वो वास्तविक है, वस्तु जगत है, और इसमें वह धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकताओं, ईश्वर में विश्वास, इन सब को कोई स्थान प्रदान नहीं करता है। उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल एक प्रकार से कल्पना मात्र थी या काल्पनिक वस्तु मात्र थी। अब यदि हम बात करें होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की, तो लोक और रूसो की भांति होब्स जो था वो भी सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति मानता था। वह भी संविदावादी विचारक था। उसने अपने सामाजिक समझौते संबंधी सिद्धांत में पहले तो मनुष्य का स्वभाव बतलाया, फिर प्राकृतिक अवस्था के बारे में बतलाया, फिर प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों के बारे में बतलाया, फिर सामाजिक समझौते का क्या कारण था कि सामाजिक समझौते की आवश्यकता महसूस की गई उसके बारे में बतलाया, फिर सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसके बारे में बतलाया, और फिर अंत में ये बतलाया कि कैसा राज्य बना। तो ये जो सारे बिंदु हैं ये होब्स के सामाजिक समझौते के अंतर्गत आते हैं। होब्स पर कुछ चीज़ों का प्रभाव पड़ा, जैसे गैलीलियो की गति नियम का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड के गृह युद्ध का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, देकार्ते का जो दर्शन था उसका होब्स के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनका होब्स के ऊपर प्रभाव पड़ा। होब्स है वो निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिवादी है। होब्स का जो दर्शन है या जो होब्स ने जो संप्रभुता का जो सिद्धांत दिया था उसमें होब्स ने जो संप्रभु है यानी जो लेवियाथन है उसको असीमित शक्तियां सौंप दी। उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किए। संप्रभु के जो आदेश हैं वही कानून हैं। इसलिए होब्स का जो संप्रभु है वो निरंकुशतावादी है। लेकिन होब्स जो है वो अंत तक व्यक्तिवादी रहा। अर्थात यदि संप्रभु है वो नागरिकों को कोई ऐसी दवा, औषधि या विष लेने के लिए बाध्य करता है जिसे उसके जीवन को खतरा पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में वह नागरिकों को संप्रभु के प्रति विद्रोह करने का अधिकार देता है। इसलिए मैक्सी का जो ये कथन है कि होब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिवादी है, इसका सटीक अर्थ यह है कि निरंकुशतावादी तो इसलिए है क्योंकि उसने संप्रभु के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई बंधन आरोपित नहीं किए। होब्स ने संप्रभु को असीमित शक्तियां प्रदान की और उसी के आदेश हैं वो कानून हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सत्ता स्थापित नहीं की। इसलिए यदि उसी के आदेश कानून होंगे तो और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वह एक प्रकार से निरंकुश हो गया। अब बात आती है कि व्यक्तिवाद निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिवादी, तो होब्स कहता है कि आपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए संप्रभु को बनाया है या लेवियाथन की रचना की है। तो यदि संप्रभु आपके प्राणों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है या मान लीजिए वो आपको कोई ऐसी दवा, औषधि या विष देता है जिसको लेने से आपके प्राणों को हानि हो सकती है, आपके जीवन को कोई खतरा पैदा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस संप्रभु के प्रति विद्रोह कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि होब्स है वो निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिवादी है। शासन और चर्च के संबंध में जो होब्स के विचार हैं उसमें होब्स ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि होब्स के अनुसार संप्रभु एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धर्म यानी दंड लिए हुए है। अर्थात धर्म और शासन के संबंध में संप्रभु को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। पोप, चर्च आदि संप्रभु के अधीन कार्य करेंगे। की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संगठन या संस्था की स्थापना है वो नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म और दंड एक हाथ में है, दूसरे हाथ में तलवार है। धर्म और शासन दोनों के संबंध में होब्स जो है वो संप्रभु को सर्वोच्चता प्रदान करता है और ये भी कहता है कि पोप और चर्च संप्रभु के अधीन कार्य करेंगे, उससे ऊपर नहीं है। और इन संप्रभु की बिना अनुमति के कोई भी जो संस्था है वो
या कोई भी जो संगठन है वो किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन है उस या धार्मिक संस्था है उसकी स्थापना नहीं करेगा। कानून के संबंध में हॉब्स के जो विचार हैं, इसमें हॉब्स ने स्पष्ट ये बतलाने का प्रयास किया है कि हॉब्स का ये मानना है कि मानव निर्मित या राज्य निर्मित जो कानून हैं वह उनको कोई स्थान प्रदान नहीं करता। हॉब्स के अनुसार कानून जो हैं वो संप्रभु के द्वारा जारी किए गए एक प्रकार के आदेश हैं। जो संप्रभु के आदेशों की पालना नहीं करेगा उसको संप्रभु दंडित कर सकता है। तो हॉब्स के कानून के संबंध में स्पष्ट मत है कि वह राज्य द्वारा निर्मित कानूनों या मानव द्वारा निर्मित कानूनों को कोई स्थान प्रदान नहीं करता है और उसके अनुसार जो संप्रभु आदेश देता है वही कानून है। यदि कोई इन संप्रभु के आदेशों का उल्लंघन करता है तो संप्रभु उसको दंडित कर सकता है। अब बात करते हैं हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधी सिद्धांत की। हॉब्स ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन, उसके अंतर्गत सामाजिक समझौता संबंधी जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया है और उसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला है। देखिए, हॉब्स राज्य की जो उत्पत्ति हुई उससे पहले की जो अवस्था है उसको प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। प्राकृतिक अवस्था क्या है? राज्य की उत्पत्ति यानी राज्य का निर्माण हुआ उससे पहले की जो अवस्था थी उसको हॉब्स है वो प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। और ये जो प्राकृतिक अवस्था है इसका हॉब्स जो चित्रण करता है उसमें हॉब्स ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पूर्णतया अराजकतापूर्ण स्थिति थी। इसमें प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की दशा विद्यमान थी। जिसको मार सको मारो, जिसको हड़प सको हड़पो, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था विद्यमान थी। प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें संघर्ष के 3 महत्वपूर्ण कारण थे: प्रतिस्पर्धा, भय और अपयश या कीर्ति। तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का हॉब्स ने वर्णन किया है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अराजकतापूर्ण थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसको मार सको मारो, जिसको हड़प सको हड़पो। ऐसी अराजकतापूर्ण स्थिति जिसमें प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की दशा विद्यमान रहती थी। संघर्ष के 3 प्रमुख कारण हॉब्स इसमें बतलाता है: प्रतिस्पर्धा, भय और अपयश या कीर्ति। अब देखिए, ये जो प्राकृतिक अवस्था जो थी इसमें हॉब्स ने कुछ प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बतलाया है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि वे जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें, दूसरों लोगों के साथ उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करें। अर्थात कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार सकता है, धन हड़प सकता है। इस अधिकार को हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी है। हक्सले जो हैं वो हॉब्स के इस प्राकृतिक अधिकार को शेर के अधिकार की संज्ञा देते हैं। अब हॉब्स जो हैं वो प्राकृतिक कानूनों के बारे में बतलाते हैं। 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बतलाए हैं। प्राकृतिक अधिकारों को जिसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता था, हॉब्स उस प्राकृतिक कानून की संज्ञा देते हैं। यानी जो प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में नागरिकों को प्रदान किए गए थे और उनको जिनके माध्यम से नियंत्रित किया जाता था, उनको हॉब्स प्राकृतिक कानूनों की संज्ञा देता है और उसके 19 प्रकार बतलाता है। अब देखिए, जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन हॉब्स ने किया है, जो अराजकतापूर्ण स्थिति थी, तो सामाजिक समझौते का कारण क्या रहा, सामाजिक समझौते की उत्पत्ति क्यों की गई, तो इसमें हॉब्स ये बताने का प्रयास कर रहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पूर्णतया अराजकतापूर्ण स्थिति थी और इस अराजकतापूर्ण स्थिति में
जिसको मार सको मारो, जिसको हड़प सको हड़पो, प्रत्येक की प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की दशा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो अराजकतापूर्ण स्थिति थी, लोग इससे छुटकारा पाना चाहते थे और इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता है वो करने का एक प्रकार से निर्णय किया। अब देखिए सामाजिक समझौते का जो स्वरूप है वो कैसा रहा, यानी सामाजिक समझौता किन किन के मध्य हुआ, कैसा सामाजिक समझौता हुआ। तो इसमें जो सामाजिक समझौते का जो स्वरूप है, सामाजिक समझौते के स्वरूप में होब्स ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो सामाजिक समझौता हुआ ये शासक और जनता के बीच में नहीं हुआ, ये जनता ने परस्पर आपस में किया। जनता एक जगह पर एकत्रित हुई और एकत्रित होकर सामाजिक समझौता किया और इसमें प्रत्येक व्यक्ति है वो इस बात का प्रण लेता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार उसको इस शर्त पे सौंपता हूँ कि आप भी अपने अधिकार उसको सौंप दो। यानी लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं और उसमें प्रत्येक व्यक्ति इस बात को दोहराता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार उसको इस शर्त पे सौंपता हूँ कि आप भी अपने अधिकार उसको सौंप दो। अर्थात ये जो सामाजिक समझौता किया गया ये जनता ने आपस में मिलकर किया है और सारी की सारी शक्ति किसको सौंप दी, संप्रभु को सौंप दी। तो एक प्रकार से संप्रभु या शासक जो है वो सामाजिक समझौते का पक्ष नहीं है। यदि पक्ष होता तब तो उसके साथ कुछ शर्तों के साथ अनुबंध किया जाता, लेकिन ये तो परिणाम है, सामाजिक समझौते का पक्ष नहीं है। जो शासक है वो क्या है, परिणाम है। तो ये समझौता है ये जनता के बीच में हुआ है और जनता ने आपस में सामाजिक समझौता करके शक्ति जो है वो संप्रभु को सौंपी है। इसलिए शासक या जो संप्रभु है वो समझौते का पक्ष न होकर क्या है, परिणाम है। होब्स का जो संप्रभु है वो सामाजिक समझौते का पक्ष न होकर उसका परिणाम है। अब देखिए संप्रभुता के संबंध में जो विचार, यानी हम ये देखते हैं कि सामाजिक समझौते के माध्यम से कैसा संप्रभु बना। तो सामाजिक समझौते के पश्चात एक प्रकार से जिस संप्रभु का गठन किया गया या जो निर्माण हुआ वो निरंकुश बना। निरंकुश क्यों बना, क्योंकि सामाजिक समझौते के माध्यम से एक प्रकार से निरंकुश संप्रभु की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत जिस संप्रभु की स्थापना की गई उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया। ईश्वरीय आदेश, नैतिकता, प्राकृतिक कानून, इन सब का उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो नियंत्रण है वो स्थापित नहीं किया गया। और एक प्रकार से वह जो संप्रभु है वो संप्रभु एक प्रकार से निरंकुश संप्रभु बना, क्योंकि उसी के आदेश कानून है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बंधन है वो आरोपित नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि होब्स जो है वो निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिगतता का अर्थ ये है कि होब्स ने संप्रभु को सारी की सारी संपूर्ण शक्तियां सौंप दी हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बंधन। यानी होब्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि बोंदा एक विचारक था जिसने संप्रभुता का सिद्धांत दिया था 16वीं शताब्दी में। 1576 में एक बुक्स लिखी थी, 6 बुक्स ऑन कंसर्निंग रिपब्लिक। तो इस पुस्तक में बोंदा ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया था उसमें संप्रभुता के ऊपर उसने कुछ बाह्य बंधन आरोपित किए थे, जैसे प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय आदेश, नैतिकता। तो ये जो उसने संप्रभु के ऊपर जो बंधन आरोपित किए थे इसको होब्स ने पूर्णतया मुक्त कर दिया या समाप्त कर दिया, या यूँ कह सकते हैं कि उनको हटा दिया। इसलिए एक प्रमुख विचारक हैं सेबाइन, उन्होंने होब्स के बारे में कहा है कि बोंदा ने संप्रभु के ऊपर जो बंधन आरोपित किए थे होब्स ने उनको पूर्णतया मुक्त कर दिया है या उसको हटा दिया है। तो होब्स का जो संप्रभु बना वो एक प्रकार से निरंकुश बना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन आरोपित नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ होब्स जो है वो निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिवादी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सारी की सारी शक्तियां संप्रभु को सौंप दी
और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया, वो जो आदेश देगा वही कानून है, कोई उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करेगा। यदि अवहेलना कोई व्यक्ति करता है तो संप्रभु उसको दंडित कर सकता है। तो इस प्रकार संपूर्ण शक्तियां सौंपने के कारण वो निरंकुश हो गया और व्यक्तिवादी इसलिए हो गया क्योंकि होब्स कहता है कि आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए संप्रभु का निर्माण करते हैं। यदि संप्रभु आपके प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है या आपको कोई ऐसी दवा, औषधि या विष देने के लिए आपके ऊपर दबाव डालता है जिससे आपके प्राणों को हानि हो सकती है, प्राणों को क्षति हो सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप अपने जीवन की रक्षा के लिए संप्रभु बनाते हैं। और वही संप्रभु यदि आपके प्राण लेता है तो ऐसी स्थिति में वह उसके प्रति, संप्रभु के प्रति व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए होब्स जो है वो निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिवाद की बात करता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उन कथनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी प्रमुख जो विचारक हैं सेबाइन, वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषियों में जितने भी विद्वानों ने जन्म लिया है उसमें होब्स कदाचित महान है। तो ये सेबाइन ने कहा है होब्स के बारे में कि अंग्रेजी भाषा भाषियों में जितने भी विद्वानों ने जन्म लिया है उनमें होब्स हैं वो कदाचित महान हैं। अगले जो विद्वान हैं वो हैं गुच। उन्होंने होब्स के लेवियाथन के संबंध में यह कहा है कि यह अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। ब्रेमहिल ने होब्स के संबंध में कहा है कि जितनी गड़बड़ी होब्स ने पैदा की है उतनी गड़बड़ी बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं कर सकता। अगले जो विद्वान हैं वो हैं काउले। उन्होंने होब्स को मालबरी का शैतान कहा है। ब्रेमहिल ने सीधे कुत्ते के तमाशे की संज्ञा दी है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें कई बार व्यक्ति वो कंफ्यूज हो जाता है। एक तो है लेवियाथन जो 1651 में होब्स द्वारा लिखी गई है, एक है न्यू लेवियाथन। ये जो बुक है ये R.G. कॉलिंगवुड द्वारा रचित है। होब्स का प्रसिद्ध कथन है कि मैं और भय जुड़वा भाई हैं। प्रोफेसर माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि होब्स की लेवियाथन राजदर्शन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। विलोबी ने कहा है कि होब्स की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह राज्य और सरकार में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाया। होब्स ने कहा है कि बिना तलवार के समझौते केवल कल्पना मात्र रह जाते हैं। सेबाइन और वेपर ने कहा है कि होब्स जिसका नाम निरंकुशतावाद के साथ जुड़ा हुआ है वह व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। वेपर ने कहा है कि होब्स वह खान है जिसमें दर्शन रूपी हीरे निकलते हैं। होब्स राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है। ब्रेमहिल ने होब्स को मेम्सबरी का महान रक्षक कहा है। संसद और राजा के बीच संघर्ष की स्थिति में होब्स ने राजा का समर्थन किया था। तो इस प्रकार आज का ये जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने प्रमुख संविदावादी जो विचारक थे होब्स, उसके प्रमुख विचारों को डिस्कस किया है। आगे की वीडियो इसी क्रम में जारी रहेंगे। आगे की वीडियो में हम जॉन लॉक और प्रमुख जो संविदावादी विचारक हैं रूसो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।